Hello students, today we are going to study about the 7th chapter of civics of class 8th and the chapter is government for development. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। आज इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है वो भारत के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इट प्रोवाइड्स अस विद फूड लाइक व्हीट एंड राइस। ये हमको कृषि से हमको क्या मिलता है, भोजन भी मिलता है जैसे कि गेहूं और चावल, एंड रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड जूट फॉर इंडस्ट्रीज। और उद्योगों के लिए कच्चा सामान जैसे कि कॉटन और जूट भी मिलता है। मतलब कि हमको यहाँ से खाने के लिए भी मिलता है और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस, शुगर एंड टी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जैसे कि मसाले हो गए, चीनी हो गई और चाय हो गई, ये एक्सपोर्ट आइटम्स है। मतलब कि इनको हम निर्यात भी कर सकते हैं, बाहर बेच भी सकते हैं। दे अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। और जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो इनसे हमें फॉरेन करेंसी भी अर्न करने में हेल्प मिलती है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। The importance of agricultural development was recognized soon after our independence. स्वतंत्रता के तुरंत बाद कृषि के क्षेत्र में विकास को समझा गया। The first 5-year plan gave the highest priority to the agricultural sector. पहली पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को दिया गया, कृषि क्षेत्र को दिया गया। अब आप कमेंट बॉक्स में हमको ये कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट 5-year प्लान वो कब से कब तक था। एट दैट टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैड स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो उस समय पर जो ज्यादातर किसान थे उनके पास छोटा खेत था, और अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स का मतलब ऐसा लैंड एरिया था बहुत सारे किसानों के पास जिनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी थी और वो किसी भी तरह से अर्न करने में हेल्प नहीं कर रहा था। 10 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, और इस तरह से भूमि सुधार नियम लाए गए। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला है द जमींदारी सिस्टम वॉज अबोलिस्ड, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। सेकेंड इज लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन मोर इक्विटेबल मैनर, जो भूमि है यानी कि जो जमीन है उसका दोबारा से समान रूप से वितरण किया गया, उसको समान रूप से बांटा गया दोबारा। थर्ड, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स वर कंसोलिडेटेड, जो बिखरी हुई जमीनें थी उनका एकीकरण किया गया। अब पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या दिया है। द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। बाय इंट्रोड्यूसिंग फार्मर्स टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। यहाँ पर इस जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया इसके अंतर्गत किसानों को जो कृषि मशीनरी है और HYV सीड्स हैं यानी कि जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, ऐसी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन की व्यवस्था, ये सारी चीजों को इनको प्रोवाइड किया गया फार्मर्स को, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। लेट अस रीड अबाउट देम, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, आधुनिक कृषि मशीनरी में क्या बताया है। अर्लियर इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो एंड ट्रॉल वर यूज टू टिल लैंड। पहले के टाइम पीरियड में जमीन को जोतने के लिए हल और फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेजुअली न्यू एग्रीकल्चरल मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, सोइंग मशीन्स, थ्रेसर्स एंड हार्वेस्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। और धीरे धीरे कृषि की मशीनों में ट्रैक्टर हो गया, बुआई की मशीनें हो गई, थ्रेसर और हार्वेस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। These machines are more efficient and faster. ये जो मशीनें थी वो बहुत ज्यादा कार्यकुशल थी और बहुत तेजी के साथ इनसे काम होता था। However, traditional farming implements are still used in several parts of India. हालांकि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी पुराने तरीकों से खेती की जाती थी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादक किस्मों के बीज। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर्टिकुलरली फॉर व्हीट एंड राइस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। ऐसे बीज जिनसे बहुत ज्यादा उत्पादकता बढ़ती है, इन बीजों में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल के बीजों को यूज किया गया। मतलब कि
गेहूं और चावल के ऐसे बीज जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते थे। दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द आउटपुट, इनसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा इनकी वजह से। सीड्स मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम्स फॉर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर, fodder crops and potatoes are implemented through the National Seeds Corporation, State Farms Corporation of India Limited and other state seeds agencies। अनाज, दलहन, तिलहन, रेसा और चारा फसल और आलू, इन सभी के जितने भी क्रॉप्स यहाँ पे बताई गई हैं, इन सभी के सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम को लागू किया गया। किसकी हेल्प से? नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टेट सीड एजेंसीज के थ्रू। इन सभी क्रॉप्स के सीड्स को मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम के थ्रू लागू किया गया, जिससे कि बहुत ज्यादा सीड्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे सके, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो लोगों तक अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच सकेगा, जिससे कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, किसी की भी भूख से मृत्यु नहीं होगी। 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017, यहाँ पर 12th 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उनके कुछ मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फॉर्म सेक्टर, गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 50 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटीज मतलब रोजगार प्रदान करना, ये सरकार की तरफ से था। टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट, विद्यालयी नामांकन में जेंडर और सोशल गैप को खत्म करना। टू इनहेंस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक यानी हायर एजुकेशन तक लोगों की पहुंच को संभव बनाना। टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एज्ड 0 to 3 years, 0 से 3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, सभी गांवों तक बिजली की पहुंच संभव करना। टू इंश्योर दैट 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, 50% ग्रामीण जनसंख्या तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था संभव हो सके। टू इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर, हर साल लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन पे वृक्षारोपण करना। टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू 90% हाउस होल्ड, 90% परिवारों तक बैंक की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सभी उद्देश्य थे 12th 5 ईयर प्लान के, जो गवर्नमेंट ने दिए थे। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स में देखते हैं। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वाज इनकरेज्ड, जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स के यूज को इनकरेज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सरकार ने फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मतलब कि उर्वरक बनाने की इकाइयां जो है वो स्थापित की थी। कहाँ पर? सिंदरी, ट्रॉम्बे, नेवेली, राउरकेला एंड नांगल में यहाँ पर फर्टिलाइजर्स मेकिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश किया गया। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल क्रॉप लॉस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, फसल के नुकसान को रोकने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग को भी प्रमोट किया गया, यानी कि पेस्टिसाइड्स को हम यूज कर सकते हैं क्रॉप लॉस को रोकने के लिए, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। इरिगेशन, नियरली 60% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन, लगभग 60% जो भूमि है वो सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर करती है। इनसफिशिएंट और लेट मानसून ऑफन रिजल्ट्स इन क्रॉप फेलियर एंड लेस प्रोडक्टिविटी, अगर बारिश सही से नहीं होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है या मानसून लेट से आता है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि फसलें जो है वो खराब हो जाती हैं या उत्पादकता कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। मोरओवर HYV सीड्स रिक्वायर अबंडेंट वाटर, जो HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनको भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज इरिगेशनल फैसिलिटीज, तो इस तरह से सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया था, जिससे कि सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके और फसल का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं हो। एग्रीकल्चरल रिसर्च में देखते हैं कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च पर भी फोकस किया जा रहा था। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन पॉसिबल, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास जो है वो संभव हुआ बिकॉज ऑफ द रिसर्च कैरिड आउट बाय द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स दैट वर सेट अप आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो कृषि विश्वविद्यालय या जो इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश किए गए थे वहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च होती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला।
The Department of Agricultural Research and Education was set up in 1973 under the Ministry of Agriculture. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत 1973 में इस्टेब्लिश किया गया. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज. डिपार्टमेंट था वो एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में और फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन में, मछली पालने में, ये जो डिपार्टमेंट था ये रिस्पॉन्सिबल था रिसर्च कराने के लिए और एजुकेशनल एक्टिविटीज कराने के लिए. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. कृषि तकनीकी को डेवलप करने में ICAR ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. इन सभी रिसर्च का और इन सभी टेक्नोलॉजीज का मेन मोटो ये था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट करना, जिससे कि देश में किसी भी तरह से कोई भी भूखा ना रहे या भुखमरी या अकाल जैसी कंडीशन ना क्रिएट हो और लोगों तक आसानी से अनाज और खाने पीने की व्यवस्थाएं पहुंच सकें. इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.